थैंक यू सर। ठीक है जी, तो सबसे पहले मेरे केस ने मेरे से क्या पूछा? उसने मुझसे पूछा कि बेस एमवीए क्या और बेस फ्रीक्वेंसी क्या। ठीक है, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम 100 एमवीए यूज कर रहे हैं कि हमारे जितने बाकी केसेस बने हुए हैं वो 100 एमवीए के ऊपर काम कर रहे हैं। और इवेंचुअली इसकी हमें जरूरत कब पड़ती है? जब हम एक केस को दूसरे केस के साथ मर्ज करते हैं। जब आपका केस एनटीडीसी मर्ज करेगी अपने केस के साथ, तब ये चीज इट विल बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया सर? जी सर, जी सर। यस सर। सर मर्ज जब कर सकते हैं ना जब हमारी डिफरेंट बसेस नेम हो, अगर वरना फिर तो ये डुप्लीकेट हो जाएंगी। रिपीट द क्वेश्चन अगेन। जब मर्ज आप कहना कि पर यूनिट कर रहे हैं हम, तो मर्ज करने के लिए करते हैं पीयू का आसानी हो जाए। तो जब बसेस के नेम है वो अगर डिफरेंट होंगे तो ही हम कर सकते हैं, वरना डुप्लीकेसी हो जानी है इसमें। डुप्लीकेसी को वो चेक कर लेता है सॉफ्टवेयर। मेरे ख्याल में कल आपको इसके ऊपर भी एक्सरसाइज करवा देता हूँ कि जब एनटीडीसी, बल्कि आखिरी दिन करवाता हूँ कि जब एनटीडीसी मर्ज करती है तो उसका हमारे पास आउटकम क्या निकलता। बिल्कुल ठीक। वो आप लोगों में से किसी ने रॉ रीड किया हुआ? रॉ रीड क्या होता? रॉ, हाँ नहीं सर। जब ठीक है, बेसिकली सर सिचुएशन ये होती है कि एनटीडीसी का जो के पास जो केसेस पड़े होते हैं उसको हो सकता है कि आप किसी डिस्को के पास वेरिएंट 33 है पीएससी की, किसी के पास वेरिएंट 32 है, किसी के पास 34 है। अब ये सारे आपस में डायरेक्टली कंपैटिबल नहीं है, नहीं होते बिल्कुल। तो इसका एक बेस फॉर्मेट बन जाता है जिसको आप रॉ फाइल कहते हैं। सारा डेटा आपको उस रॉ फाइल के अंदर ट्रांसलेट हो जाता है, और जिसने अपने नेटवर्क के अंदर उस फाइल को पढ़ना होता है या रिकॉर्ड करना होता है वो सिर्फ वो रॉ फाइल खोलता है और उसके अंदर चीजें वो नेटवर्क कंपोनेंट्स आने लग जाते हैं। नेटवर्क कंपोनेंट्स किस तरह आएंगे वो बिल्कुल अभी हमें पता चलेगा जब हम इस केस के साथ प्रोसीड करेंगे। यू विल गेट टू नो कि कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, पीछे सिर्फ एक डेटाबेस बन रही होती है और हमें यही पता होना चाहिए कि हमारी डेटाबेस है क्या, करती क्या। मैं अपने केस का नाम बेस केस रख देता हूँ। मेरे पास इसने 2 फाइल्स बना के दे दी। कैन यू सी हियर व्हाट इज रिटन हियर, जहां पे मेरा माउस है? नेटवर्क डेटा। ठीक है, और दूसरे अंदर एंड के पर मेरे पास है डायग्राम। ठीक है सर। अब सबसे पहले हमारा ये होता है कि हम अपने केस को कोई नाम देके सेव कर देता है। उसकी वजह ये है कि ये ना हो कि ये फाइल फिलहाल क्योंकि टेम्परेरी है आगे पीछे ना हो जाए, और हम इसके फॉर्मेट्स भी देख लेते हैं किस नाम में ये सेव करता। तो मैंने क्या करना है, मैंने कंट्रोल और एस दबाना है, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस दबाया, मेरे पास केस डेटा के नाम से ये चीज लिखी हुई आ गई जहां पे वो मुझसे कोई डेस्टिनेशन पूछ रहा। व्हाट आई विल डू हियर इज कि मैं उसके सामने लगे हुए 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा और वो मुझे बताएगा आपने फाइल किधर सेव करनी है। मैं कहता हूं ट्रेनिंग मॉड्यूल 12.1। ठीक है, फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसके अंदर अब जाके मैंने इस फाइल का नाम रखना, केस 1 मैं इसका नाम रख देता हूँ। अब ये देखिए इसके नीचे उसने एक टाइप बताई हुई है। इस फाइल का फाइल टाइप क्या होगी? आपके जितने भी लोड फ्लो केसेस हैं ये हमेशा सेव होंगे एज .scv फाइल। ये उसके आगे आपको नजर आ रहा होगा .cnv भी कुछ लिखा हुआ। हम इसके ऊपर बिल्कुल अभी फोकस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग यू डू व्हेन यू आर गोइंग टू स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी आपका 3rd मॉड्यूल का कोर्स है। तो स्टेबिलिटी को अभी हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, हम लोड फ्लो तक रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि .scv के नाम से आपकी फाइल सेव होगी। ठीक हो गया सर? इसको मैंने ओके कर दिया। एनीहाउ ये उसने मुझे एरर दिया है बिकॉज मैंने फाइल नेम के आगे एक्सटेंशन खुद लगा दी थी। अच्छा जी, दूसरी मेरे पास है डायग्राम फाइल। ठीक है,
डायग्राम फाइल के अंदर मेरे पास मेरा GUI, अगर आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए तो नेटवर्क डेटा के अंदर मेरे पास मेरे लगे हुए बसेस, मेरे प्लांट्स, मेरी मशीन्स अगर मैंने कोई मॉडल की है, मेरे लोड्स, फिक्स शंट, स्विच शंट, एसेंशियली आपके ट्रांसफॉर्मर्स, जो जो चीज आप मॉडल कर सकते हैं या सोच सकते हैं, वो सारी चीजें इस पॉइंट पे सर मॉडल आपके बन के आएंगे। और किस तरह मॉडल होके आएंगी? ये एक जिस तरह स्प्रेडशीट के अंदर होता है, एक्सेल शीट समझ लें आपके पास आ जाएगी। दूसरा है आपके पास डायग्राम, ये आपका GUI है जिसके अंदर आप जो चीज लगाएंगे यहां पे आप लगाएंगे और पीछे उसकी एक कॉपी आ जाया करेगी। अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम एक बस सेलेक्ट करते हैं। आप सारे मुझे फॉलो कर रहे हैं सर? यस सर। सारे अपने अपने डायग्राम खोल लीजिए सर। टॉप के ऊपर अब देखिए साइजेबल बस बार, किसी जगह आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है? ये इस तरह का एक निशान लगा हुआ होगा, एक सीधी लाइन। बस बार, जी सर, वर्टिकल बस बार। वर्टिकल बस बार सर। इसका नाम मेरे वर्जन के अंदर इसको वो पढ़ रहा है एज अ साइजेबल बस बार, लेकिन एसेंशियली इट इज अ वर्टिकल बस बार। आप इसको लगाए, इसके पर क्लिक करें, फिर मैं आगे बताता हूं क्या करना। ठीक हो गया सर, सारों को मिल गई? यस सर। व्हाट वी विल डू इज कि हम किसी भी जगह अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरे सामने एक विंडो खुल जाएगी। अब इस विंडो के अंदर कुछ डेटा है, हम इस डेटा को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या रहा। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि बस का नंबर क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ हाइपोथेटिकल केस, तो हाइपोथेटिकल नंबर के साथ हम जा सकते हैं। NTDC ने इन बस नंबर से साथ एक लेट से शरारत की हुई है, जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी बस कितने वोल्टेज की है और किस जगह पे होगी। तो उन्होंने उसका नंबरिंग ही इस तरह की हुई है कि आप पहुंच सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर किस जगह पहुंचना। उसके बाद मुझे कह रहा है बस का नाम क्या है, मैं इसको कहता हूं बस 1। essentially this is the name which you give to your grid station। मैं इसको कह देता हूं ग्रिड नंबर 1, रादर मैं ग्रिड 1 कह देता हूं इसको। ठीक है, उसके बाद ये मुझसे पूछता है कि किस टाइप की बस है। अगर तो आप अपने लोड के लिए लगा रहे हैं तो आप इसको नॉन जनरेटर बस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसके ऊपर कोई जनरेटर लगाना चाहते हैं तो आप इसको एज अ जनरेटर बस सेलेक्ट करेंगे। सर आपने अगर बस, तो एक्सक्यूज मी सर, सर आपने बस नेम कहा है ग्रिड 1, क्यों आप कह रहे हैं कि ग्रिड का भी वही नाम होगा जो बस का होगा? सर जी हमारे सर, पास मतलब एक ग्रिड के ऊपर डबल डबल बस बार होती हैं, बिल्कुल सर, मैं तो वो उस, भी आपको आज करके दिखाऊंगा। चलो ठीक है तो सर। हम वहां पे ऐसे करेंगे, ग्रिड के दो दो हम बसेस बनाएंगे उस ग्रिड को मॉडल करने के लिए। एक के सही साथ है एक सर, ट्रांसफार्मर लगा होगा, दूसरे के साथ दूसरा लगा होगा। लेकिन नाम फिर सर उसको किस तरीके से करें? ग्रिड 1 और ग्रिड 2 1.1 कर देंगे, तो किस वन तरीके से? उसका 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 जो टिपिकली जो चलता है ना इसी कन्वेंशन फील्ड के हम्म अंदर, तो हम्म ये मुल्तान के अंदर पीरा गायब ग्रिड स्टेशन है 500 ये 220 का या 5, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन NTDC का ग्रिड स्टेशन है जहां पे स्प्लिट बस अरेंजमेंट है। तो दो नामों से हमने दिया होता है उसको, एक जगह पे पी रैप के नाम से और दूसरी जगह पे पी रैप 1 के नाम से। अब डिजाइनर को पता है कि दे आर one that is one grid station with two different let's say bus bars। सही है, और ये इसका सेंस आपको खुद सर बनानी पड़ेगी अपने नेटवर्क के अंदर। असल में सर ऐसे होता है ना, हमारे पास ग्रिडों के नाम भी ऐसे ही होते हैं। अब डीए खान है सर, तो हम डीए खान का उसका अपना नाम है डीए खान, और जो दूसरा नया डीए खान आ रहा है सर उसको हम डीए खान 2 कहते हैं सर। तो अब जी उसके सर, अंदर अगर दो बसेज आ जाती है ना, तो फिर ये तो डीए खान वो 2 के कंफ्यूजन हो अंदर जो है जाएगा। फिर दो बसेज, हाँ वो कंफ्यूजन उसका हो नाम हम जाएगी। चेंज कर देते हैं सर, हम उसका नाम लिख देते हैं G1 bus 1। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक हो दिस गया इज सर, नेचर, एनीथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि नेटवर्क आपने चलाना है। सही हो गया सर।
ठीक हो गया सर? प्रोसीड सर, प्रोसीड सर। सर उसके बाद वो मुझसे टाइप कोड पूछ रहा है। अच्छा कोई मुझे बताएगा ये स्विंग बस क्या होती है? सब जो रेफरेंस बस होती है उसको शायद स्विंग बस कहते हैं या स्लैक बस। स्लैक बस, बिल्कुल स्लैक बस, स्विंग बस। इससे काम क्या होता है? सिस्टम को ये करती क्या है सिस्टम के साथ? ये सिस्टम को एक रेफरेंस पे ले आती है, बिल्कुल रेफरेंस वैल्यूज। फॉर ऑल प्रैक्टिकल सर रीजन। जी जी सर, हर नेटवर्क में एक स्विंग बस का होना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वो उसके रेफरेंस से फिर आपके सिस्टम को सॉल्व करेगी, राइट? अब पाकिस्तान के नेटवर्क के अंदर पहले ये बस किसी जमाने आपका मुजफ्फरगढ़ हुआ करता था, उसके बाद फिर से कुछ चेंजेस आई, हम नीलम जेलम के ऊपर हम इसको लेके गए उसके ऊपर साहिवाल कोल प्लांट के ऊपर। आजकल हमारे सिस्टम की बस क्या है, क्योंकि मैं 7-8 महीने से आउट हूँ, मुझे नहीं पता हम किस बस को ज्यूम कर रहे हैं। साहिवाल ही ले रहे हैं। साहिवाल ही है? जी जी साहिवाल ही है। मुझे रिसेंटली पता चला साहिवाल तब्दील हो गया, लेकिन एनी हाउ हम एक बस को सिलेक्ट करके अपने रिलायबल जनरेटर के साथ उसको स्विंग बस कह देते हैं। तो फिलहाल हम इस बस के ऊपर क्योंकि अपना वाहिद जनरेटर लगाएंगे, तो वी विल सेलेक्ट एज अ स्विंग बस। फिर क्या होगा सर स्विंग बस को काइंडली फिर से जरा एक्सप्लेन करें, स्विंग बस होती क्या है सर? आम बस और स्विंग बस में क्या फर्क होता है सर? सर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि इवन पीएसएससी के पर्सपेक्टिव से यू विल हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ बसेस। एक आपकी नॉन जनरेटर बस, जिसको आप अपने ग्रिड के साथ मॉडल करेंगे, या आपके ग्रिड को जिस चीज के ऊपर आप मॉडल करेंगे, ठीक हो गया सर? दैट वुड बी द नॉन जनरेटर बस। ठीक है, जिस बस के साथ जनरेटर लग जाएगा वो जनरेटिव बस हो जाएगी सर। स्विंग बस का क्या होगा सर? सर स्विंग बस आपके सिस्टम की एक रेफरेंस बस होगी, जो आपको इन्फिनिटी बस का आपको अंदाजा है थोड़ा सा क्या होती है? सर मतलब उसके साथ इन्फिनिट जनरेशन आ रही होती है। ठीक है, तो मतलब उसके कहने का ये होता है कि कुछ वो एब्जॉर्ब कर रही होती है वॉर्स और कुछ निकाल रही होती है, आपके सिस्टम को एक तरह से बैलेंस के ऊपर, रेफरेंस के ऊपर लेके आ रही होती है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपके सिस्टम के अंदर देयर वुड बी जस्ट वन बस जो ये काम कर रही होगी, और ये आपके सिस्टम का सबसे रिलायबल और तगड़ा जो जनरेटर होगा, उसके साथ आप इसको यूजली लगाएंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछना है कि जनाब, आपने बताया कि पहले जो स्विंग बस थी वो मुजफ्फरगढ़ की थी, फिर ये चेंज हो गई, अब दोबारा चेंज हुई, तो ये किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि हमने स्विंग बस को इस जगह रखना है या इस जगह रखना है? रेफरेंस किस बेस पे हमने डिसाइड किया कि ये पहले बस जो है वो अगर मुजफ्फरगढ़ की थी तो अब ये हमने शिफ्ट कर दी है साहिवाल कोल? क्यों उसको शिफ्ट किया, किस वजह से शिफ्ट किया हमने? बिल्कुल ठीक है। जब ये सिस्टम डिजाइन किया गया था ना, उन्होंने ये सोचा था कि जो आपके सिस्टम के दरमियान वाला हिस्सा होगा, एग्जैक्ट एपिसेंटर ऑफ इट, और वहां पे जो जनरेशन लगी हुई होगी, उसको हम मॉडल करेंगे अपनी स्विंग बस के तौर पे। तो थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ होता था जिसको उस वक्त स्विंग बस मॉडल किया गया। ठीक है, फिर थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ स्टार्टेड, लेट्स से वो रूटीन के अंदर नहीं था चलता, तो अगला जो प्लांट इनको बिल्कुल अपने 500 केवी के नेटवर्क के साथ और बिल्कुल सिस्टम के हार्ट के ऊपर नजर आया, वो साहिवाल था। इन्होंने उसको साहिवाल पे मूव किया। अगेन दिस इज अ डिस्क्रेशन ऑफ द प्लानर, उसकी मर्जी है वो जो मर्जी स्विंग बस सेलेक्ट करे। हम इसको तरबेला या मंगला पे भी तो शिफ्ट कर सकते थे, हमने इसको जो है वो दरमियान में नहीं आता। तरबेला और मंगला आप कर सकते हैं, कुछ अरसा तरबेला भी रही है बाय द वे, कुछ अरसा सर इसका मैक्सिमम लोड सेंटर के करीब होना जरूरी है सर? लोड की आपकी बात कर रहे हैं? सिमुलेशन के हिसाब से बेहतर है, लेकिन नहीं। अच्छा जी, अब इसके बाद अगला आप डब्बा देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया आपका बेस केवी है, बेस किलो वोल्ट। तो अब ये बताएगा कि मेरी बस या मेरे ग्रिड का वोल्टेज लेवल क्या। हम फिलहाल अज्यूम करते हैं कि 132। ठीक हो गया सर? अब उसने कहा कि पर यूनिट के अंदर ये कितना हुआ, हमने कहा 1.0। उसी बात उसने कहा मैक्सिमम हमारा पीयू कितना जा सकता किसी भी कंडीशन में। अब ये इसलिए है कि उसने बाद में लिमिट्स लगानी है, और जब मैं आपको लिमिट चेकिंग करवाऊंगा तब ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। वो 10% हम लोग प्लस माइनस 10% नेपरा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्लस माइनस 10% है। सर अब
अगेन ये सवाल रेस करने का मकसद ही ये था कि हम इस चीज को एक बार दोबारा से एक तरह से रिवाइज कर लें। ये याद रखिएगा सर कि आपका जो सर 5% नहीं है इसमें। सर जी 5% मैं होगी, इसी चीज को कह रहा था 1.05। सर, मेरी बात सुनिए। जो आपका ±5% है दैट इज फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस। If there is a contingency, in that case it is 1.1 or 0.9. ठीक ठीक हो गया सर? अच्छा, आप इसके आगे देखिए कुछ ग्रुपिंग डेटा आ रहा। ये नजर आया सर आपको ग्रुपिंग डेटा, जिसके अंदर एरिया ओनर और जोन आ रहा। ये डिस्को वाइज सर ये इसका कहने का मतलब ये है कि आप इसको डिस्को वाइज कर सकते हैं। हमदानी साहब आप लाइन पे? जी सर। नेपको से कौन बैठा हुआ? जी जी सर, मैं हूँ और नरजी सर। ये मुझे बताएं कि आपका एरिया कौन सा लगा हुआ होता है आपके सिस्टम के अंदर? सर 7 नंबर बस होती है और 6 होती है। 6 एरिया 6 आपके लिए है। कहने का मतलब कि हर डिस्को के लिए एक एरिया हमने फिक्स कर दिया। उससे हमें सहूलत क्या होती है, हम हर एरिया का अलग से एनालिसिस कर सकते हैं, और कुछ देर के बाद मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगा। ठीक हो गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल तो हमारे पास एक छोटा सा नेटवर्क होगा तो एरिया ओनर जोन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस इसको सिमुलेट करेंगे एक बड़े नेटवर्क को, दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम अब जब इसको ओके करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक बस लगी हुई आ जाएगी सर। वो बता रहा है इस बस का नंबर है नंबर 1 और इसका नाम है G1 बस 1। ठीक हो गया सर? अब हमने इस बस को एज अ स्विंग बस सेलेक्ट किया था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं क्या करूंगा? मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा। या फिर दूसरा तरीका ये होता है आप इसके डबल ऊपर क्लिक कर लें। डबल क्लिक कर लें। ठीक है जी। तो यहां से मैंने इसको डबल चेक कर लिया कि ये स्विंग बस ही है, तो इसके ऊपर मैं अब एक जनरेटर लगाऊंगा। जनरेटर किधर से आएगा सर? जहां से मैंने वही बस उठाई थी उसके सामने जाए जनरेटर्स पड़े हुए। ठीक है, इस लाइन के साथ मैंने ये जनरेटर कनेक्ट कर लिया। यहां पे देखिए एक एरो आया दरमियान में रख के, देख रहे हैं एक ग्रीन एरो आ रहा। यस सर। दिस ग्रीन एरो जब आएगा आपने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना और क्लिक को खींचते हुए साथ जाना है। ड्रैग करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और वहां पे ड्रॉप करेंगे तो आपके पास एक विंडो बनी हुई आ जाएगी। अब ये कहता है बताएं आपका जनरेटर क्या है। अगेन अब इसके अंदर कुछ जनरेटर मॉडलिंग के जो पैरामीटर्स हैं हम इसको थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं, एक प्रैक्टिकल डेटा के साथ करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये 100 मेगावाट का जनरेटर था। ठीक है, तो इसकी पी जेन क्या हुई? पी जेन इज द कैपेसिटी ऑफ दैट जनरेटर इन मेगावाट्स। ठीक है, मैंने कहा कि ये मेरे पास जनरेटर 100 मेगावाट के ऊपर चलता है, मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया। अब दूसरा एलिमेंट आता है, ये पी मैक्स क्या होता है? P max is essentially multiple of 1.05 of that P gen. तो अगर for all purposes आपका 100 मेगावाट का जनरेटर है तो P max उसका 105 होगा। ठीक है, और मिनिमम लिमिट इस जनरेटर के जनरेट करने की क्या होगी? यूजुअली इट इज 1/3 ऑफ योर P gen, तो 33.4। ठीक हो गया? आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर? सर ये पी मीन रिपीट जी कर सर, रहे जी सर। P min is 1/3 of your P gen। ये P min वो पावर होती है जो मिनिमम जो उसका स्टेबल लिमिट है आपके जनरेटर की।
सर हर जनरेटर जो है वो मतलब 33% पे ही होता है, मतलब स्टेबल तक रहता है उसे। यूजुअली थर्मल जनरेटर आपके 1/3 तक रहते हैं, तो इट इज मोर लाइक लेट्स से रूटीन थिंग। ठीक है सर। लेकिन अगेन इसकी डिटेल्स आपको मैन्युफैक्चरर ही बताएगा और मैन्युफैक्चरर की शीट के अंदर ही होंगी। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया सर। अब अगला हमारा आ जाता है क्यूजन। अब यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है जो हम पहले डिस्कस करना चाह रहे थे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे ख्याल में मैं ये क्वेश्चन फ्लोट कर ही देता हूँ। एक जनरेटर है जो कि चल रहा है 0.9 पावर फैक्टर के ऊपर, ठीक है, और 0.9 लैगिंग के ऊपर, तो उसका क्यू मैक्स कोई निकाल सकता है? हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं अपने जी सर। बोर्ड के ऊपर। जिसने पहले कभी पीएसएससी यूज किया है तो उसके लिए उसको तो ये आइडिया होगा। जिसने पहले कभी पावर ट्रायंगल्स देखे हैं उसको भी इस चीज का अंदाजा होगा। तो सारे ये मुझे निकाल के दीजिए कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है जो 0.9 लैगिंग के ऊपर चल रहा है, उसका क्यू मैक्स कितना होगा? $48.4। 48.4। Madam, you do it sooner than I could have opened my Excel sheet. Okay. बाकी सारे भी इसको निकालने की कोशिश करें। नहीं मैम, something is off with your calculations. It is 1/3 of the power generated, I think. सर जिस तरह हमारे पास कॉस थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसका क्यू है वो निकालेंगे, और एस भी हमें मालूम है 45.10 सर मेरा है क्यू सर। स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वो से निकालेंगे। सर 45.10 मेरा आंसर आ रहा है सर, देख लें अगर। जो ये tan थीटा वाला बता रहे थे साहब, वो दोबारा अपना आंसर रिपीट कीजिए। जी सर। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 0.9, रो से हम एंगल निकाल देंगे, उस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा s इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इट मीन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, और पिथागोरियन थ्योरम से भी। सिंपल इसकी फॉर्म, और जितने सिंपलीफाई करेंगे आ जाएगा। 48.43 जनाब इसका मेरा आंसर आ रहा। कितना सर? 48.43। तो 48.4 मैंने यही बताया था। 48.4। सॉरी नताशा, ये उस वक्त मेरे से भी यहाँ पे एक शीट के अंदर एरर हुआ था। अच्छा, तो मैंने यही कैलकुलेट किया था। ठीक है, थैंक यू।
ठीक है, 48.43 तक आप कैसे कैसे पहुंचे हैं? कोई मुझे बता सकता है अपने इस यहाँ तक कैसे जी। आप पहुंचे? बिल्कुल, ये टेंशन एक्सप्लेन कीजिए क्लास के लिए। क्लास के लिए एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये एक फार्मूला है हमारे पास जो हम मेगावाट को कॉस इनवर्स से 10 एंगल निकालते हैं और फिर 10 एंगल को ही मल्टीप्लाई करते हैं पावर डिमांड से, तो हमारे पास MVR आ जाती है। सर इजियर उसमें ये है कि हमारे पास जो है ना सर कॉस थीटा हमारे पास 0.9 आया हुआ है सर, उससे हम थीटा निकाल लेंगे तो 0.45 आएगा सर, और फिर हमारे पास फार्मूला है सर Q इज इक्वल टू P इंटू टेन थीटा। तो P मेरे पास 100 है और टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी ना सर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सर तो 48.305 आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब उसको मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर आप कहते हैं तो हम बता देते हैं इस चीज को देखने के लिए विजुअलाइज इसको कैसे करना। Q S और P हमारे पास आ गया। Q इज इक्वल टू S साइन थीटा। S cos थीटा। ठीक हो गया सर? अब हमारे पास गिवन क्या क्या चीज है? एंगल एंड P। यानी हमारे पास ये एंगल हमें पता है और हमें P P पता हो। P पता है सर। ठीक है, तो हमने निकालना क्या? हमने Q निकालना। जी और सर। Q जी कैसे सर। निकलेगा? सर Q इज इक्वल टू P टेन थीटा सर। सर पहले हम और थीटा कैसे निकलेगा? हमने कहा था सर हमारा पावर फैक्टर है कॉस 0.9। इनवर्स 0.9 सर, कॉस इनवर्स ठीक है। 0.9। सर अगर दूसरे फॉर्मूले से कर सकते हैं थीटा निकालने की फिर जरूरत नहीं है। हाँ, उससे कर लें आप S निकाल लें और S निकाल के आप तीसरी क्वांटिटी फाइंड कर लें। S इज इक्वल टू P आपके स्क्वायर प्लस पास Q स्क्वायर। जी सर, आपके पास नहीं S का मैग्नीट्यूड सर, कहने का मतलब ये था आपके पास P गिवन है ना, P गिवन है, P से आप निकाल लें आपकी अपरेंट पावर कितनी आ रही है। तो वही बात ये हो गई कि आपके पास दो चीजें गिवन है, आपने तीसरी चीज निकालनी है। सबसे आसान तरीका जो आपको हेल्प करेगा इस सूरत के अंदर सर, वो ये है जो सर ने आपको यहाँ पे बता दिया और हमने यहाँ पे लिख लिया। Q इक्वल्स, पहले आपने tan लेना है कॉस इनवर्स का, जो भी आपका पावर फैक्टर आ रहा। दिस इज प्रोबेबली द इजीएस्ट वे ऑफ गोइंग अराउंड इट। यस सर। ठीक है सर? जी सर, ये मतलब cos इनवर्स इसका मतलब वही कि हमने एंगल निकाल दिया। बिल्कुल सर। जी, हमने एंगल निकाल लिया। कॉस इनवर्स का मतलब ये हमारे पास थीटा आ गया, ये वाला। हमें पावर फैक्टर गिवन था ना, ये पावर फैक्टर हमारे पास 0.9 है। अब पावर फैक्टर से वापस थीटा हमने कैसे निकालना था, हमने उसकी कैलकुलेशन की है। ठीक है सर, आई थिंक सो समझ आ गई। बिल्कुल सबको सही है। प्रोसीड करना चाहिए सर। सारे पार्टिसिपेंट इस चीज से क्लियर हैं? जी सर। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए, इसी तरह मैं ये कहता हूं कि यही ट्रांसफॉर्मर आपका नेगेटिव साइड के ऊपर भी, नेगेटिव साइड के ऊपर मैं थोड़ा इसको ट्विस्ट देता हूँ। 0.85 सर हमारे पास जाता है, यानी जब वो अंडर एक्साइटेड होता है तो 0.85 तक जा सकता है, बल्कि कम हो जाएगा, इसको 0.95 रखता है। पावर फैक्टर इक्वल्स 0.95। अब मुझे ये बताएं कि उस सूरत के अंदर मेरे पास इसकी दूसरी क्यू क्या बनेगी? आपकी रिवीजन के लिए मैं दोबारा से वो कैपेबिलिटी कर्व बना रहा हूँ। 32.9.95 पर। कहने का मतलब वही था जो शुरू में मैंने आपको कर्व बना के दिखाया था कि एक रीजन होगा जिसके अंदर जनरेटर चलेगा। मैंने आपसे कहा था कि हमने दो लिमिट्स फाइंड उसकी करनी है, क्यू मैक्स, कि कितने मैक्स ये वार्स प्रोड्यूस कर सकता और कितने मैक्स ये मिनिमम ये वार्स कंज्यूम कर सकता। तो इन दो लिमिट्स के दरमियान चलाने के लिए हमने ये दो नंबर्स इसको देने हैं।
तो नताशा आपने कितने बताए इसके? 33 बताएं, 33.95 पर। बाकी क्लास इस चीज को फॉलो कर रही है जी? सर हाँ ठीक है। 33.95 जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर। 0.95 पे जी 0.95 पर। जी, थैंक यू। अब हम दोबारा से अपने केस पे वापस जाते हैं। आगे स्क्रीन आपके सामने? यस सर। क्यू मैक्स की मुझे लिमिट बताइए सर। 48.43 था जो मैक्सिमम वो जनरेट कर सकता था। सर ये 32 आएगा, 32 आएगा नहीं, दूसरा। वो मिनिमम था, वो मिनिमम था। जी जो आपने बाद में निकाला था 0.95 वाला, वो तो मिनिमम हमने निकाला था ना, जब वो एक्टिव मोड के जी अंदर सर था। जी सर वो 32 है। वो 32 था और उससे पहले गालबन 48 हमने क्यू मैक्स निकाला था। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जनरेटर एतजाज साहब ये मिनिमम कैसे कैलकुलेट किया आपने? अच्छा, हमने अभी जुनेद भाई अभी हमने फॉर्मूला तो ऑब्वियसली वही रहेगा, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन की थी कि हमारे पास जो भी जनरेटर होगा इट हैज टू क्या कहते हैं रोटेट बिटवीन टू लेट्स से जोन्स, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये कहा था कि मैक्सिमम के ऊपर इसका पावर फैक्टर 0.9 था, 0.9 लीडिंग, सॉरी 0.9 लैगिंग। ठीक है, और नीचे वाले केस के अंदर अभी हमने कहा था कि 0.95 लीडिंग। ठीक हो गया। जब हमारे पास इसकी दो लिमिट्स आ गई, हमने लीडिंग और लैगिंग की, जो लैगिंग वाली होगी वो हम मैक्स के अंदर लेके जाएंगे और जो लीडिंग वाली होगी वो हम मिनिमम में लेके जाएंगे। ये चीज क्लियर होगी सर? जी थैंक यू, आगे समझ, थैंक यू। ठीक है सर। अब इसके बाद एक और चीज है, आप ये देखिए इसके साथ उसने कहा हुआ है कि आप ट्रांसफॉर्मर अगर साथ ही ऐड करना चाहें इसका, तो आप उसके भी कैरेक्टरिस्टिक डाल सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपके जनरेटर के साथ, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट मॉडलिंग। ये लफ्ज नोट कर लीजिए सर, दो किस्म की मॉडलिंग्स है, इम्प्लिसिट मॉडलिंग और एक्सप्लिसिट मॉडलिंग। इम्प्लिसिट मॉडलिंग ये कहती है कि आप जब अपना जनरेटर मॉडल कर रहे हैं साथ उसके ट्रांसफॉर्मर भी मॉडल कर लें। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज टू राइट द एक्स ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर हियर इन दिस विंडो। लेकिन फिलहाल बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सारों की मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप एक्सप्लिसिट मॉडलिंग की तरफ ना जाएं, सॉरी इम्प्लिसिट मॉडलिंग की तरफ ना जाएं, आप उसको अलहदा से तरीके के साथ मॉडल करें, शायद आपके अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी वो चीज बेहतरी लेके आए। अच्छा जी, अब हमने इसके क्यूमिन और क्यूमैक्स सेट कर लिए, पीजन भी हमने इसका निकाल लिया। वी डू नॉट नो कि इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन क्या थी, तो हम इसका क्यूजन अभी नहीं दे रहे। क्यूजन ये खुद सिस्टम से निकाल लेगा। ये चीज क्लियर हुई सर क्यूजन वाली, मैंने क्यूजन इसको क्यों छोड़ा हुआ? ओके, खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। क्योंकि ये जी सर, स्विंग क्योंकि बस वो तो है। सिस्टम की रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है। अच्छा, आप ये यहाँ पे नीचे देखिए कंट्रोल मोड के अंदर वो कहता है क्या ये आप कोई विंड मशीन लगा रहे हैं या QT QB लिमिट्स है। अभी के लिए हम नीचे वाले ऑप्शन 1, 2 और 3 को टोटली इग्नोर करते हैं उस पॉइंट तक सर, जब तक मैं आपको सर वो आपका व्हाइट बोर्ड आ रहा है, आपका शेयर करें एतजाज साहब। जी दोबारा कहिए। PSSE की स्क्रीन शेयर कीजिए, आपका व्हाइट बोर्ड आया हुआ है इस वक्त।
ओहो अनफॉर्चुनेटली यार, ये तो मुझे पहले बता दिया करेंगे, मैं तो किसी और जगह पहुंच गया था। अब आ रहा है मेरा पीएसएससी आपके सामने? जी सर अभी आ गया। जी थैंक सर यू। ये सीरियसली मुझे सारी उम्र जब मैं ऑडियंस में बैठा होता था ना, मुझे ये लगता था कितना बेवकूफ आदमी है कि इसको ये नहीं पता शेयर क्या हो रहा। आज जब अपने साथ बनी हुई है तो पता चल रहा है कि ये आईटी के मसले आ जाते होते। कोई नहीं सर, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अच्छा सर, तो मैंने जिस तरह आपसे कहा कि क्यू मैक्स और क्यू मिन मैंने पावर फैक्टर से कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर कर दिया। अच्छा बाय द वे, अब आपको एक और भी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस बता दूं। वो लोग ये करते हैं कि जितना आपका क्यू मैक्स होता है उसी को नेगेटिव साइन के साथ क्यू मिन कर देता है। आपके यूजुअली कंसल्टेंट यही करेंगे आपके साथ। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि दोनों लिमिट्स कभी बराबर नहीं होती। कैपेबिलिटी कर्व इज नेवर इवन, इट इज ऑलवेज अनइवन। ठीक है सर? इसको पॉजिटिव रखना चाहिए या नेगेटिव रखना चाहिए? मिनिमम तो हमेशा नेगेटिव होगा। हाँ ना, तो यानी नेगेटिव अगर रखेंगे। नहीं सर, वो जाहिर सी बात वाई है, एक्सिस डाउनवर्ड है। हाँ, नहीं हमारे पास क्योंकि आंसर अगर भी मैं नेगेटिव zero नहीं कर- आएगा सर, क्योंकि हम लोग कॉस में जब -0.95 डालेंगे ना सर लीडिंग के लिए, तो ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव में ही आता है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। अब बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव ना डालूं तो उसका मतलब यह है कि मैंने पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही ऑपरेट करते रहना है। और उसका मतलब ये होगा कि कभी अगर मेरे जनरेटर को थोड़ा सा कोई वार कंज्यूम करना पड़ गया तो उसने फारिग हो जाना। दैट इज नॉट हाउ आई एम गोइंग टू मॉडल इट। ठीक हो गया सर? ओके सर। अब जो मैं अगली बात करने लगा था वो ये थी कि इसका एक कंट्रोल मोड है वेन डेटा के साथ। ठीक हो गया सर? यहां पे मेरे पास कुछ 4 ऑप्शंस हैं। जब तक हम अपने थर्मल जनरेटर्स या हाइडल जनरेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, हम नीचे वाले ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर एक्सक्लूसिवली फॉर योर विंड जनरेटर्स, आइदर द विंड जनरेटर्स और योर सोलर जनरेटर। क्योंकि अब ये मैंने इसको रखवाया है आपके अगले मॉड्यूल में लम्स के अंदर, जहां पे आपको ये जनरेटर की मॉडलिंग करके दिखाएंगे। आपको पता चलेगा कि विंड की मॉडलिंग और सोलर की मॉडलिंग 100% आइडेंटिकल है बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल मॉडल्स बाय द वे। तो हम इसको करेंगे नॉट अ विंड मशीन जी, ये हमारा थर्मल जनरेटर है। 0 सेलेक्ट कर दिया। ठीक है सर? और इसके साथ वही ओनर डेटा आ रहा। क्या ये एनटीडीसी के नेटवर्क पे है, उसका नंबर डालें। क्या ये आपके डिस्को के नंबर के ऊपर के नेटवर्क के अंदर है, आप उसका नंबर डालें। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू ऑपरेट। और ये नीचे देखिए एक स्केड्यूल वोल्टेज आ रही है 1.00 समथिंग करके। दिस एसेंशियली विल डिसाइड कि आपका जनरेटर कितनी वोल्टेज के ऊपर जनरेट कर रहा होगा और आगे कितने आपके वोल्ट जाएंगे। जब यूजुअली मेरे पास अंडर वोल्टेजेस आएंगी, मैं अपनी वी स्केड्यूल बढ़ा के इसको ओवर एक्साइट करूंगा। और वो मैं भी आपको थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है सर? हमारा ये जनरेटर मॉडल हो गया। ठीक है सर। अच्छा, अब एक मजे की चीज आपको दिखाता हूं। हमने 2 चीजें मॉडल की थी, एक जनरेटर और एक बस। क्या ये चीज सिर्फ यहीं आ रही है या किसी और जगह भी जा रही है? हम अपने डायग्राम से चलते हैं नेटवर्क डेटा डेटा के। हम जाते हैं प्लांट के ऊपर। उसने कहा आपके किसी इस नाम की बस के ऊपर कोई प्लांट लगा तो हुआ। फिर उसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है? कहता है इसका पीजन 100 मेगावाट है। अब फिर वो हमें ये कहता है इसके क्यू मैक्स और क्यू मिन भी आपने इतना एंटर किया, वी स्केड्यूल आपने 1.0 रखी है। ठीक है? तो एक तरह से जो भी एक्शन आप कर रहे हैं उसकी पीछे से उसका समझ लें रिकॉर्ड बन रहा। अब यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट गलती भी आपकी बताता जाऊं बाय द वे। इसको दोबारा सेव कर दूं और मैं इसको भी सेव कर दूं। मैं अपना केस और उसका डायग्राम एक ही नाम से रखता हूं। लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। ये केस किस फाइल, मेरा केस तो SCV फाइल के तौर पे सेव हुआ था। मेरा डायग्राम किस फाइल के नाम के साथ सेव हुआ?
SLD उसके के आगे साथ SLD लगा हुआ होगा। ठीक हो गया सर? अब मेरा केस भी सेव हो गया, मेरी SLD भी सेव हो गई। अब आपको मैं एक और मजे की चीज दिखाता हूं। यहां पे जब आप राइट क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन होगा बाइंड आइटम्स का। जब तक ये चीज सिलेक्टेड है, जब तक बाइंड आइटम्स को मैंने ऑन किया हुआ, तो जो चीज मैं यहां पे बनाऊंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो नेटवर्क के अंदर जा रही होगी। जो चीज मैं अपनी स्क्रीन से निकालूंगा वो नेटवर्क के अंदर से भी निकल जाएगी। मिसाल देता हूं, मैंने इस स्क्रीन के ऊपर बाइंड आइटम्स को ऑफ कर दिया, बल्कि ऐसे करते हैं, हम अभी एक बस लगा लेते हैं। और मैंने वही गलती कर दी जो मैं भी आपको खुद बता रहा था। बाइंड आइटम्स ऑन है, ठीक है जी। दोबारा देखिए, बाइंड आइटम सिलेक्ट हुआ, ठीक हो गया। अब मैंने कोई भी बस बार सिलेक्ट की और यहां पे लगा दी। इसका नाम मैंने दे दिया डमी बस। ठीक है जी। इस बस का नंबर है 101। अब मैं अपने नेटवर्क के अंदर जाके देखता हूं किसी का भी कोई डमी बस आई हुई है। ये देखिए, एक डमी बस के नाम से एक मेरे पास नई बस आ गई है यहाँ पे। ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बाइंड आइटम्स को ऑन किया हुआ, मैं इस बस के ऊपर क्लिक करूंगा और डिलीट वाला बटन दबा दूंगा। जब मैंने डिलीट वाला बटन दबाया तो इसको केस से निकल जाना चाहिए, राइट? और वैसे ही हुआ कि केस से ये चीज निकल गई है। ठीक है सर। लेकिन अगर मैं बाइंड आइटम्स को ऑफ कर देता हूं और इस बस को डिलीट करता हूं, फिर क्या होगा? रादर मैं ये जनरेटर पकड़ के डिलीट कर देता हूं। क्या मेरे पास वो जनरेटर आ रहा है? देखिए, एक्सक्यूज मी रजाज भाई, जी जी। ये इस ट्रेनिंग में हम वार कंपनसेशन करेंगे? ये जो यार वार कंपनसेशन हम अभी थोड़ी सी मैं आपको करवाऊंगा, आइडिया जी। दे के वही वाला पावर फैक्टर्स वाला। लेकिन वार कंपनसेशन इज एसेंशियली गोइंग टू बी द फाइनल सब्जेक्ट ऑफ टुडे, और इसके ऊपर खासा काम होगा अगले मॉड्यूल के अंदर। अगेन लाइक वो जो एनटीडीसी में जो हम एक्सरसाइज करते हैं वर्क कंपनसेशन की, वो वाला मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ। यार वो फुल स्केल एक्सरसाइज है, मेरे पास यहाँ पे फुल स्केल एक्सरसाइज करवाने का मार्जिन नहीं होगा। मैं तुम लोगों को सिर्फ लोड फ्लो करना सिखा दूं इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो शायद मेरे लिए वो बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि मेरे पास एसेंशियली 9 घंटे हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जो अगला मॉड्यूल प्लान्ड है, जो कि बाय द वे नेक्स्ट वीक शुरू होना है, उसके अंदर ये चीजें आपको बेस केस से लेके वॉर कंपनसेशन, ये सारी चीजें उसके अंदर एंड टू एंड कवर्ड है, और वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर पे होगा। क्या है सर, नेक्स्ट वीक में कितने दिनों का होगा? सर 3 से 4 दिनों का, 3 दिन मिनिमम, चौथा दिन अभी हमने डिसाइड करना है आफ्टर दिस सेशन इज ओवर। तो उस ये बेसिकली आपको अगले मॉड्यूल से पहले हमने सिर्फ तैयार करना था, क्योंकि हम में से काफी ऐसे साथी थे जिनको सॉफ्टवेयर कभी यूज नहीं किया। हमने ये इंश्योर करना था कि जब वो हमारे साथी वहां पे जाए, सॉफ्टवेयर एटलीस्ट यूज कर ले। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी जी सर। सर काइंडली जो भी शेड्यूल या जो भी प्रोग्राम बनाए, एटलीस्ट 1 वीक या 2 वीक पहले प्रायर हमें बता दिया करें, क्योंकि हम जो दूर से केस्को वाले हैं, सेप्को वाले, इन्होंने अरेंजमेंट करनी होती है, फिर आना होता है, तो फिर अप्रूवल लेना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। सॉरी यार। हाँ, वो जी जी, आप कल ही इसके लेटर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपकी मेहरबानी होगी सर, थैंक यू सर। अच्छा सर। सर हम किस पॉइंट पे थे कि हमने एक जनरेटर यहाँ से उड़ा दिया था, लेकिन हमारे पास वो जनरेटर अभी भी शो हो रहा है हमारे नेटवर्क डेटा के अंदर। वो क्यों हो रहा है? कि हमने यहाँ पे ये बाइंड आइटम्स को ऑफ किया हुआ था। ये देखिए, बाइंड आइटम्स के ऊपर टिक नहीं लगा हुआ, तो उसका मतलब है मैं अपने SLD फाइल में जो कुछ करूंगा वो मेरे केस में ट्रांसलेट नहीं होगा।
और अगर मैंने जनरेटर वापस लेके आना हो, मैं कैसे लेके आऊंगा, कोई बताएगा? नताशा? grow and level. I think the grow and level. आ गया जनरेटर वापस? जी। तो सर एक चीज, दो गलतियां हम हमेशा करते हैं, हर लेवल पे करते हैं, ना चाहते हुए भी करते हैं। उन गलतियों को हमने नहीं करना। हमने जब कोई अपनी एसएलडी के अंदर किसी एरिया को फोकस करना है, हम हमेशा बाइंड आइटम्स ऑफ करके अपनी एसएलडी बनाएंगे ताकि केस से चीजें डिलीट ना हो। और अगर हम कोई चीज डालना चाहते हैं तो हम फिर भी बाइंड आइटम्स ऑन करके डालेंगे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। एसएलडी में मैं एक और बस डालता हूँ, मेरा बाइंड आइटम्स फिलहाल ऑफ है, देखिए सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नई बस डाली, ये आ गई किस कलर में? ये पिंक कलर के अंदर। जो भी चीज पिंक कलर में आएगी ना, वो उसका मतलब ये होगा कि इसका पीछे डेटा अवेलेबल नहीं है। तो पिंक चीज से हमने वैसे डरना है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। सर फिर ये प्रोविजन दी क्यों गई है अगर हमने डरना ही है तो? सर ये किसी वजह से दी गई है। ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि लेट्स से कि आपके पास एक मखसूस बीपीसी का केस आया स्टडी के लिए, उसके लिए आपने दिखानी ही 10 बार्स थी। ठीक है, आपने पूरा नेटवर्क अपना 160 170 बस बार्स का नहीं दिखाना था। यू ओनली नीडेड 10 फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। तो व्हाई शुड योर एसएलडी बी क्लटर्ड विद ऑल द थिंग्स दैट डू नॉट इवन मैटर? मिसाल देता हूं, ये केस अगर मुल्तान का है तो वहां पे पेशावर का नेटवर्क आने की कोई सेंस तो नहीं बनती ना। पीछे बैकग्राउंड के अंदर वो आएगा, फोरग्राउंड के अंदर नहीं आएगा। ये उस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए दिया हुआ। लेकिन जाहिर है जब एक चीज का एक आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको कोई मसला भी निकलेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मसला ये निकल आता कि आपके पास चीज लगी होती है और पीछे मॉडल नहीं हुई होती। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये बाइंड आइटम्स ऑन ऑफ देखने में एक बटन है, ये आपका बहुत टाइम किसी दिन खा लेगा। ठीक है सर। ठीक है सर, तो बाइंड आइटम्स ऑफ ही है और मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि मेरे नेटवर्क के ऊपर तो ये आया नहीं था। सर अब हम लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन उससे पहले हम ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं हम बनाने क्या लगे। हमारे पास एक 132 की बस थी जिसके ऊपर हमारे पास एक जनरेटर लगा हुआ था। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ साइजेस की ट्रांसमिशन लाइंस बनाऊंगा और फिर मैं आपको वही जो बातें मैं उनके करेक्टरिस्टिक की कर रहा था, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि इनके करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के क्या मसले होते हैं। और देखिए मैंने वही गलती जिससे आप सारों को बता रहा था वो मैंने कर दी। बाइंड आइटम्स ऑफ था। अच्छा जी, इसका हम नाम देते हैं G1 ग्रिड स्टेशन जी। ये भी 132 केवी का ग्रिड स्टेशन होगा मेरा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड से कर लूं, किसी को कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक है। ठीक है सर, गो अहेड। एंगल इन डिग्री ये किस लिए होता है? सर ये आप बड़ा शरारती सवाल कर रहे हैं। आई विल कम बैक टू इट ऑन लेटर। एंगल एंड डिग्रीज के ऊपर हम बाद में आएंगे जब हम लोड एंगल्स और इन चीजों की बात करेंगे, और इंशाल्लाह वो अगले मॉड्यूल के अंदर हम करेंगे। उससे पहले हम इस डब्बे को इग्नोर करेंगे। ये स्टेबिलिटी के जुमरे में बाय द वे थोड़ा चला जाएगा। अच्छा, बाय द वे कुछ ऐसी चीजें जो आपको अभी शायद नजर नहीं आ रही, और ऑब्वियसली आप फार एंड के ऊपर बैठे हुए हैं और वो चीजें मैं शायद सही तरह बता नहीं सकता। आपके माउस के साथ एक रोलर लगा हुआ होता है। अगर आप जब रोलर ऊपर नीचे करते हैं तो ये जूम इन और जूम आउट होता है। ठीक हो गया?
लेकिन आप कंट्रोल दबा के रोलर दबाएंगे तो आपका पेज ऊपर नीचे होगा। तो अब मेरे पास 4 मैंने बसेस बना दी हैं। अब इन चारों को मैं मुख्तलिफ साइज की मुख्तलिफ लेंथ की ट्रांसमिशन लाइंस लगाऊंगा। अब अगेन पीएसएससी का एक बड़ा नेचुरल मसला है कि सिंगल लाइन डायग्राम आप इसके अंदर बताते हैं, जो ग्राफिकली इट वुडंट मीन एनीथिंग। हो सकता है 2 पॉइंट्स के दरमियान आपकी 100 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन लगी हो सकता है कि 2 बहुत बड़े पॉइंट्स के दरमियान आपकी 0.1 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन लगी हो। ठीक है सर। सो अब हम इसी के साथ हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं मैं बस की साइज बड़ी छोटी किस तरह कर रहा हूँ सर। 120 माइल आपने कहा कि लॉन्गेस्ट ट्रांसमिशन लाइन होगा यार। 150 के बाद 150 माइल्स के बाद 150 माइल्स ट्रांसलेट होते हैं 250 किलोमीटर के ऊपर। सर हमारे तो मोस्टली 150 से ज्यादा है। आपकी कौन सी लाइन 150 से ज्यादा है भाई? और आप केस्को से बात कर रहे हैं? सर केस्को में। जी जी हाँ, केस्को से जी। रियल प्रॉब्लम इन केस्को भाईजान। बाकी किसी डिस्को के अंदर ये मसले नहीं है, ये मसले आपके लिए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको समझ आएगी जब मैं इसके साथ एक आधी एग्जांपल कराऊंगा कि व्हाई एम आई सेइंग दैट। सर गवादर इंटरलिंकिंग के केस में हमें बड़े मसले हुए थे जब हम उसकी स्टडी कर रहे थे। हाँ, उसका PC1 जब आया था, शायद मैं भी उस दिन प्लानिंग कमीशन ही बैठा हुआ था। मैंने अपने जनरेटर को 100 के फैक्टर के साथ बढ़ा दिया, हर चीज वही रखी है, बस मैंने अब उसको ओवरऑल उसकी कैपेसिटी 1000 की कर दी है। अच्छा जी, अब ट्रांसमिशन लाइन कैसे बनानी है सर, हम देख लेते हैं इसको एक दफा। ये आपने 100 टाइम्स बढ़ाई है तो रिएक्टिव पावर सिर्फ, वो भी उसी फैक्टर के साथ मैंने बढ़ाई है। और सिर्फ रिएक्टिव पावर। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि रिएक्टिव पावर का भी मैंने उसी फैक्टर के साथ ही उसको बढ़ा दिया ना, क्यूमिन क्यूमैक्स को। एक मिनट सर, एक मिनट सर, ले लो। बाय अ फैक्टर ऑफ 10 हर चीज बढ़ गई। थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहां पे देखिए एक ऊपर चीज आ रही है जिसको ब्रांच कह रहे हैं। ठीक है, आई विल सिलेक्ट दिस ब्रांच और मुझे 2 एंड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। ठीक है जी, क्लिक छोड़ा, मेरे पास कोई इस तरह की चीज आ गई। ऊपर देखिए इसके अंदर सबसे पहले वो कह रहा है बस का नंबर क्या है, फ्रॉम बस और टू बस, फ्रॉम बस नेम एंड टू बस नेम। ठीक है, और फिर मैंने आपको कहा था कि हमने कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करनी नहीं है ट्रांसमिशन लाइन को लेके। हमारे पास उसने कितने पैरामीटर्स दिए हुए हैं इसके अंदर, ये देखिए, R, X और B। ये वैसे ही है जैसे हमने डिस्कस किया था सर। तो हमने सिर्फ ये पैरामीटर्स देने हैं। एक और काम हमने ये करना है कि अभी के लिए आप ये समझिए, मैं नहीं बताता इसकी डिटेल्स के अंदर। जिन लोगों ने मॉड्यूल 1 अटेंड किया था लम्स के अंदर, उनको अंदाजा होगा कि ऑटोमेटिक कंटीजेंसी क्या होती है और उसके अंदर रेट बी और रेट सी की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन अभी के लिए हम जो भी इसकी कैपेसिटी होगी लाइन की, वो हम रेट ए के अंदर डालेंगे। ठीक है सर। अभी जस्ट एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कभी भी ट्रांसमिशन लाइन का डेटा मैंने इस डब्बे में नहीं डाला, सही है। लेकिन आज पहली दफा मैं आप लोगों की फरमाइश के ऊपर इस GUI को यूज कर रहा हूं ट्रांसमिशन लाइन के लिए। हम यूं करते हैं कि जो हमारी लाइन नंबर 4 है
ये 250 किलोमीटर की लाइन है। लॉन्ग लाइन इफेक्ट मैंने इसके ऊपर आपको दिखाना था, ठीक है सर। अब पैरामीटर्स इसे किधर से आएंगे सर? शीट है सर उस पे। वो जो शीट है उसकी हम उसको यूज करेंगे। आप ये देखिए लाइन पैरामीटर्स के इसके अंदर कैलकुलेटर एक बना हुआ है। What you have to do is you have to select the voltage level. अब मैं लाइन मॉडल करना चाह रहा हूं लिंक्स के अंदर। 250 मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। उसने मुझे बताया कि इसकी एमवीए कैपेसिटी कितनी है, 112, क्योंकि मैं लिंक्स मॉडल कर रहा हूं। रेट ए के अंदर मैं लिख दूंगा 112, ठीक हो गया सर? Yes. उसके बाद और मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका पॉजिटिव सीक्वेंस का आर चाहिए। कितना निकला? 0.2755। जी जी सर। ठीक है। अब उसके बाद उसने एक्स पीस का निकाला हुआ था। जीरो पॉइंट 58175, ठीक है। और एंड के अंदर उसने इसका बी मुझे दिया हुआ, ठीक है सर। अब इसके ये 4 पैरामीटर्स मैंने डाल दिए एंड दैट्स इट टू द ट्रांसमिशन लाइन। इसके थोड़ी देर के बाद मैंने ये डिस्कस करना है कि ये चीज आपके लॉन्ग लेंथ के लिए सही क्यों नहीं होती। दो दैट इज मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ पावर सिस्टम एनालिसिस देन पीएसएससी। सर एक चीज पूछनी है इसमें, ये आर हमने एक कॉलम की इंफॉर्मेशन दी है यानी कि आर ए की, बी और सी की इंफॉर्मेशन नहीं दी। रेट ए की इंफॉर्मेशन दी है, बी और सी की क्यों नहीं दी? यार ये रेट ए होता क्या? बेसिकली रेट ए को वो लेता है आपकी ट्रांसमिशन की क्या कैपेसिटी है, कितना करंट आपकी कितने एमवीए ये गुजार सकती है, ठीक है। ठीक है। कुछ ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर ये होता है कि आपने उसके मल्टीपल लेवल्स रखे होता है कि ये इतना भी दे सकती है, लेट से 110 भी दे सकती है, कुछ कंडीशंस पे 115 भी दे सकती है और कुछ पे 120 भी दे सकती है। जब वो आप तो इसका मेरा जब वो आप तो फिर टेम्परेचर और एयर के ऊपर नहीं डिपेंड करता कि टेम्परेचर कितना है और उसका एयर, हाँ और वो हाँ कितना है। बिल्कुल, और जब आप उसका शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करते हैं तो फिर ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं ना। बिल्कुल तो ठीक है। कुछ केसेस के अंदर आप इसको देते हैं और तीनों कंडीशंस पे आप चेक कर लेते हैं अपने सिस्टम को कि जब इतना दे रही थी फिर क्या हुआ, जब इतना दे रही थी फिर क्या हुआ, और जब इतना दे रही थी तो फिर क्या हुआ। So instead of, let's say, as in entering it individually, you give it as rate A and rate B and rate C. ठीक 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 हो है। गया। थैंक यू। लेकिन थैंक यू। more times than not you would put it in। अच्छा जी, मेरी दूसरी लाइन में लिंक्स के ऊपर है तो एमवीए कैपेसिटी आ गई इसकी 112, ठीक है अच्छा सर। सर, इसमें एक एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। मतलब मुझे ये बताएं, जब हम एल मतलब आर एक्स तो चलो ले लेते हैं, वो तो लेंथ ऑफ लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप चार्जिंग लेते हैं ना सर, तो वो सारा का सारा मतलब आपकी टोपोलॉजी पे भी करता है, उसका ग्राउंड लेवल कितना है उसका, ये सारी चीजें करता है। अब मेरे पास टावर टीवीए इस्तेमाल हुआ है कि जेडएम टावर इस्तेमाल हुआ है, उसमें मेरी चार्जिंग डिफरेंट आएगी सर। मैं बिल्कुल सर, इसको आप किस तरह फिक्स लूंगा? सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, सॉरी। आपने अभी 1000 मेगावाट लिए हैं, 1000 जो पी जनरेशन लिए हैं, और आप लिंक्स यूज़ कर रहे हैं। लिंक्स की कैपेसिटी है 112 एमवीए, तो ये लोड उठा लेगी इतना 112 पर? हम मैंने लिंक्स पूरा अंडर रेटेड नहीं यूज़ कर रहे। मैंने पूरा लोड इसके पर ट्रांसमिट नहीं करना। ओके, ठीक है,
मैंने इसके अंदर से सिर्फ इसका पार्शियली कुछ लोड लेके जाना था और वो मैं आपको बताऊंगा मैं इसके अंदर दिखाना क्या चाह रहा था। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल केस फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस। मैंने सिर्फ आपको इसके फ्रंटिज इफेक्ट और 2-3 और लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना है। ठीक हो गया? अच्छा जी सर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर। हेलो उमर साहब, क्वेश्चन अपना मेरा मुझे रिपीट करेंगे आप? सर मैंने ये बात की थी कि जिस वक्त आपकी आर और एक्स जो है वो तो सेम रहता है लेंथ ऑफ लाइन के साथ, लेकिन जी ये सर। है कि जब आपके टावर्स डिफरेंट हो जाते हैं, टीबी आता है, जेडएम होता है, तो आपकी हाइट चेंज हो जाती है, प्लस आपके हिली एरियाज में वही चीज क्योंकि सैग लंबा आता है तो उसमें चार्जिंग डिफरेंट होती है, तो आप उसको कैटर नहीं करते हैं, आप उसको जो है बस एक फिगर है लंप वो फिगर आप दे देते लंप ऐसे फिगर ही कर देते हैं सर। सर। अब इसका सवाल ये आपकी बात और मेरी बात के दरमियान में किसी का लाई करता है। नंबर 1, आइडियली तो आपको जब भी ट्रांसमिशन लाइन लगानी है आपने ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंसेस और ज्योमेट्रिक मीन रेशियोज जीएमआर इन दोनों के साथ करना है उसको मॉडल। कैसे करना है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ टावर। वो आपको पिछले मॉड्यूल के अंदर मेरे ख्याल में आखिरी दिन या सेकंड लास्ट डे आपको हमने दिखाया था। बिल्कुल बताया सर। अब बड़ी अच्छी बात है आपने सारे पार्टिसिपेंट के लिए कह दी है ये, ताकि इनको भी पता चले कि ये चीज एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन होता ये है कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की लाइंस होती हैं, जो शॉर्टर लाइंस है, उसके अंदर चार्जिंग कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। तो शॉर्ट से मीडियम टर्म ट्रांसमिशन लाइंस में इट डजंट रियली मैटर। इन लॉन्गर ट्रांसमिशन लाइंस yes it does, from the medium to long transmission line ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं और सर, असल इनफैक्ट में आपको अभी ऐसे ही अभी स्पॉट करना पड़ेगा। शेर हसन ने सर कोयटा के वो उसका गवादर का जब वो जिक्र किया ना सर, तो उस वजह से मुझे आया कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में चार्जिंग का इफेक्ट आएगा, क्योंकि सर वो कोयटा की साइड पे जो है वो बहुत लंबी लंबी लाइंस है सर। अच्छा ये बात मैंने बाद में करनी थी, लेकिन सिंस हम इसको आगाज कर चुके हुए हैं, सर ने सवाल भी कर दिया, तो सर अब कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो क्या कहते हैं एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन होती है और एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसके मॉडलिंग के अंदर एक डिफरेंस मोटा मोटा क्या होता है? कैन यू मेक अ गेस? सर इसमें मेन जो वार कंपनसेशन है वो सबसे मेजर इशू है। हाँ, उसकी वजह ये होती है कि देखें जी नताशा, आप कुछ कह रही हैं। सीरीज रिएक्टर भी हम इसमें यूज करते हैं, और जो लार्जर ट्रांसमिशन लाइन की लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें। हाँ वो तो, लेकिन दैट इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ कंपनसेशन राइट। मैं कंपनसेशन मॉडलिंग कर रहा था। बेसिकली इश्यू क्या होता है, हम पहले बुनियादी उसके ऊपर जाते हैं। जब हम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ लंबी कर देते हैं, ऑब्वियसली जब दो कंडक्टर्स के दरमियान कुछ भी चेंज होगा, एसेंशियली आपका वो एज अ वोल्टेज लगाएंगे दो एंड्स के दरमियान, तो इट विल एक्ट एज अ कैपेसिटर। ठीक है, इस चीज आपकी लाइन की लेंथ बढ़ती जाएगी, कैपेसिटेंस उसकी चेंज होगी। और ये जो आप अज्यूम कर रहे होते हैं पाई मॉडल के अंदर कि आपके सेंडिंग और रिसीविंग एंड के ऊपर एक कैपेसिटर टाइप चीज लगी हुई है, दिस विल नो लॉन्गर होल्ड ट्रू। तो उसका तरीका ये होता है कि आप बड़ी लाइन को ब्रेक करते हैं छोटे पार्ट्स में, उनको अलग-अलग से सेक्शन वाइज मॉडल करते हैं। लेट्स से जिस तरह उमर साहब कह रहे थे कि एक तरह के खंबे लगे हुए हैं, पहले 5 किलोमीटर तक या पहले 10 किलोमीटर तक मैं उस हिस्से को एक तरह से मॉडल करूंगा, फिर उसके बाद जब अगले 10 किलोमीटर शुरू होंगे किसी और तरह के टावर्स के ऊपर, तो मैं उनको उस तरह से मॉडल करूंगा। एसेंशियली मैंने अपनी लाइन को ब्रेक कर करके उसको मॉडल करना है। ये लंप पैरामीटर्स डाल देना डज नॉट मेक सेंस देयर। सर थैंक यू फॉर योर पॉइंट। मेरे ख्याल में अब इसको क्लोज करके हम आगे जाते हैं। सारों के लिए ये बाय द वे पॉइंट चला गया ना, बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी। सिमिलरली लेट सपोज वही है ना, हमारे पास एक ही लेंथ होती है लाइन की, तो उसमें अब मेरे पास लिनक्स भी लगा हुआ है, जिगालो भी लगा हुआ है सर, या मेरी जो स्टार्टिंग मतलब दो अलग अलग कंडक्टर्स लगे होते हैं एक ही लाइन के ऊपर, तो उसको फिर मैं किस तरीके से अलग अलग कैटर करूंगा, इसमें मैं आर एक्स और बी की वैल्यू में अलग अलग कैसे दूंगा सर? सर पहली बात, प्लीज इस चीज को चेंज करें, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है सर दूसरी ऑलरेडी चीज, एक चीज लगी सर हुई है मैं तो आपको उसको तो बताता हूँ, इनकॉर्पोरेट करना है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ उसका भी।
ये मुल्तान के अंदर भी ये मसला था, शायद नताशा और हमदानी यहाँ पे बैठे हुए उनको अंदाजा होगा कि पहले क्यूटी लगा हुआ होता था, क्यूटी के आगे आपका लगा हुआ होता था लिंक्स। इस तरह की सिचुएशंस रही हैं। तो उसको पीएसएससी में ऐसे मॉडल करते हैं कि दरमियान में एक डमी बस बनाता है। उस बस का नाम ही हम डमी बस रखने का मकसद ही ये था कि पहले वाला जो हिस्सा है उसको एक बस के ऊपर टर्मिनेट कर दें और वहां से एक और ट्रांसमिशन लाइन शुरू करें जो कि दूसरे कंडक्टर पर लगी हुई है। मिसाल देता हूं, यहीं पे हम केस के अंदर ही कोई इस तरह की चीज बनाने की कोशिश करता है। हमने कहा कि हमारा आधी लाइन लिंक्स के ऊपर है, आधी लाइन रेल के ऊपर, ठीक हो गया। यहां पे मैंने एक बस बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया डमी। अब मुझे पता है, मैं इसके यूजर हूं, मुझे पता है कि इस नाम का कोई ग्रिड स्टेशन या बस नहीं है। ठीक हो गया सर, डमी बस मैंने बना दी। अब मैं करूंगा क्या, जो इसका शुरू वाला हिस्सा था वो था मेरे पास रेल के ऊपर। मैं यहां पे इसकी कैपेसिटी 202 कर दूंगा और इसके अंदर रेल के पैरामीटर्स डाल दूंगा। जो इसका अगला हिस्सा होगा इसको मैं 112 करके और लिंक्स पे ले जाऊंगा और उसके पैरामीटर्स डाल दूंगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सर? सर इस केस में लेंथ सेम रहेगी? सर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना। लेट से मेरा पहला हिस्सा था 50 किलोमीटर। टोटल लेंथ सेम रहेगा, टोटल लेंथ सेम रहेगा। टोटल लेंथ तो हाँ वही बात है ना, पहला हिस्सा 50 का था, दूसरा भी 50 का था, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 100 होगी। ठीक हो गई। पॉइंट क्लियर सर? लेकिन ये तो गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये आप इमेजिनरी वो बना रहे हैं यार। इसकी ये लाइन बनाना ही गुड प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन आपने बनी हुई लाइन को मॉडल तो करना है ना किसी ना किसी तरह से। अच्छा सर, इसमें एक और क्वेश्चन मैं ये भी ऐड करूंगा। हमारे पास लाइंस हैं, लेट्स सो वर्सक से जमरूद ग्रिड है हमारा सर, वर्सक पावर हाउस से, दैट इज मोर देन सर 60-65 इयर्स उस कंडक्टर को हो चुके हैं सर। डिरेट हो गया होगा, वो डिरेट हो चुका है। अब जाहिर सी बात है उसकी आर एक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी सर। बिल्कुल सर। ठीक है, तो उसको हम इसमें किस तरह इनकॉर्पोरेट करेंगे? क्योंकि फिर जिस वक्त हम लोग अपनी पावर ट्रांसफर के ऊपर आएंगे ना सर, जब लोड फ्लो करेंगे उसमें, तो उसमें हम लोगों को इशू होता है। जाहिर सी बात है, मैं आपको ये मिसाल दे देता हूँ। लिनक्स है मेरे पास डला हुआ है यही वर्सक और जमरोद के दरमियान, और मैं उसको 400 एम्पेयर से ऊपर नहीं चलाता, क्योंकि मुझे पता है कि उसके जंपर निकल जाते हैं। मुझे पता है कि वो पूरी की पूरी लाइन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाती है और वो गिर जाती है सर। सर आप एक और इस सवाल आप इसके साथ कि यहाँ पे तो मैंने आपको बनाया ये बुकी दे दी जिसके अंदर आपने लाइन चेंज कर दी। कल को आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर आ जाता है जो अवेलेबल नहीं है, आप फिर क्या करेंगे? जैसे कि HTLS के साथ तो मेरे ख्याल मैं कल आपको एक थोड़ी सी इसके ऊपर प्रैक्टिस करवा देता हूँ। एक एग्जाम्पल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँ कि आपके अब बेसिकली इसने किया क्या हुआ। 100 किलोमीटर की लाइन के ऊपर उसने पैरामीटर्स निकाले हैं, आपके पॉजिटिव सीक्वेंस के भी और जीरो सीक्वेंस के भी, ठीक है। और उसको लाइन के पैरामीटर्स के हिसाब से ट्रांसलेट करवाया, ठीक है। तो एसेंशियली पहली बात ये कि आप उस लाइन की एमवीए बेस के ऊपर किस तरह निकालना है, फिर 100 एमवीए बेस के ऊपर वो पैरामीटर्स किस तरह ट्रांसलेट होंगे, और फिर आप उसका लेट से RXB क्या यूज करेंगे। ये सर मैं कल आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ। पॉइंट टेकन सर, ठीक है सर। सर आज के लिए बस, जी सर आज के लिए बस है सर। आज के लिए मैंने इस सिस्टम तो ये आपको मॉडल करके दिखाना है, फ्रंटेज इफेक्ट तो आज मैंने आपको दिखा के भेजना। अच्छा सर जी, एक माइंड ना कीजिएगा, असल में सीओ साहब बुला रहे हैं, मैं उधर जा रहा हूँ। तो सर ये अगर ये जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं सर, आज अगर आप शेयर कर दें हमें कि अगर कोई इशू है हमें, तो कल हम उनके ऊपर फिर से सवाल कर सकें सर आपसे। सर बिल्कुल ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता इस रिकॉर्डिंग की क्या साइज बनेगी और ये आज शेयर हो पाएगी, लेकिन मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ड्रॉप बॉक्स पे डाल दीजिएगा सर और हमें लिंक दे दीजिएगा सर। ठीक है जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर।
अगेन बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए ये चीज है कि यहाँ पे मैं किसी एजेंडा के साथ नहीं बैठा हुआ, मैं सिर्फ उन चीजों को लेके बैठा हूँ जो आपके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होता है, और मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर सिखा के भेजना है। दैट इज माय टारगेट बस। अच्छा जी सर, तो हमने यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन लगा दी, ठीक है, और इस दफा मैं इसके अंदर ऐसे करता हूँ, ये 100 किलोमीटर लाइन को मैं इसके पैरामीटर्स डालते ही नहीं हूँ, मैं इसको जीरो लाइन छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैंने कोई पैरामीटर्स इसके नहीं डाले, जीरो इंपीडेंस लाइन है ये, ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइन को एंटर करने का ज्यादा एफिशिएंट तरीका कौन सा। इसी तरह मैंने बाकी लाइंस को भी बना दिया। बाय द वे आप ये चीज नोट कीजिएगा कि मैं डिफरेंस डिस्टेंसेस उनके चेंज करता जा रहा हूँ। पिछली लाइन मेरी 150 की, तो पहली मैंने लाइन बनाई थी 250 किलोमीटर्स की, दूसरी थी 150 की, ये है 100 की, और आखिरी होगी मेरी 50 किलोमीटर्स की। बल्कि ऐसे करते हैं कि इसको 50 और दूसरे को 25 किलोमीटर कर देता है। ठीक हो गया। अब इन तीनों लाइनों के मैंने पैरामीटर्स नहीं डाले, मैं इनके पैरामीटर्स कहां पे डालूंगा, और ये मैं बाकी मुझे मेरी तरफ से आप लोगों को ताकीद होगी कि ऑलवेज यूज नेटवर्क डेटा फॉर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। ये देखिए, नेटवर्क डेटा के अंदर आ गया, ब्रांचेस में चला गया, ठीक है। अब उसने मुझे मेरे लिए आइडेंटिफायर किया कि इसकी रेट ए कितना है। इन सारों का मैंने 112 रखना था बाय द वे, क्योंकि सारी लिंक्स के ऊपर लाइंस थी। मुझे फॉलो कर रहे हैं आप लोग? ये जिस तरह जी सर, एक्सेल जी शीट, सर। जिस तरह एक्सेल शीट भरते हैं मैं उसी तरह ये शीट भर रहा हूं। ठीक हो गया सर? अब व्हाट आई हैव टू डू हियर इज कि 25 किलोमीटर पे मैंने लिंक्स के पैरामीटर्स देखना है। ठीक है, और बाय द वे मैं पॉजिटिव सीक्वेंस के पैरामीटर्स उठाता होता हूं। अनदर थिंग फॉर यू टू रिमेंबर। सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट किया है डब्बे पे रख के, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, दैट्स इट। उसने मुझे कहा अब आपने जीरो इंपिडेंस लाइन के ऊपर इंपिडेंस डाल दी है, आर यू श्योर? अगली लाइन थी मेरी 50 किलोमीटर की। ये देखिए कितने कन्वीनियंटली वो सारा डेटा एंटर हो गया। तो इट वुड सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू एंटर योर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स फ्रॉम दिस विंडो। ठीक हो गया। अब हम जाके अपने केस के अंदर वैलिडेट करते हैं क्या ये पैरामीटर्स आ गए हैं। ये देखिए, जो वैल्यू मैंने वहां पे डाली थी, ये लाइन मुझे एग्जैक्टली वही चीज शो करेगी जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज खोलूंगा डबल क्लिक करके। ठीक हो गया सर? अच्छा, इस पॉइंट पे मुझे 1 मिनट की ब्रेक दीजिएगा, मुझे पानी की जरूरत पड़ गई है।
पूरी स्क्रीन आ रही है आपको? हाँ स्क्रीन तो आ रही है मगर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। एनी बेटर नाउ? यस ठीक है। असल में मैंने अपनी स्क्रीन बड़ी की थी कि मुझे यूजुअली अनकंफर्टेबल फील होता है पीएसएससी को छोटी स्क्रीन पे लैपटॉप की यूज करते हुए, तो शायद उससे कोई इशू था, लेकिन आई एम बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन नाउ। अच्छा जी, अब आपने सारों ने देख लिया कि मैंने नेटवर्क डेटा को कैसे डाला है अपनी एक्सेल शीट से, ठीक है। अब मेरे पास दो चीजें मॉडल करने को रह गई हैं। मैंने ट्रांसफार्मर यहां पे कोई लगाना था, ठीक है। नाउ सिंस आई एम कन्वर्टिंग 132 डाउन टू 11 केवी, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बेस वोल्टेज रखी 11 केवी, नॉन जनरेशन बस है, इसको मैं कहता हूं लोड 1। ठीक हो गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, ये कलर थोड़े सिमिलर से लग रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा इतने बड़े नेटवर्क के अंदर के कौन सी चीज मेरी 11 केवी है और कौन सी चीज मेरी लेट से 132 केवी है? मेरे लिए तो मसला बन जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, ये स्टेप नोट कीजिए। मैं डायग्राम में जाऊंगा। कलर कोडिंग। जी जी, कलर कोडिंग किस तरह करनी है, हम उस चीज के ऊपर आ रहे थे। यहाँ पे सिस्टम लेवल डिफॉल्ट्स, ठीक है, हम इसी कलर कोडिंग थोड़ी इंप्रूव करते हैं। नहीं ये हमारा चश्मा तो ठीक है। क्या करना अल्लाह मेरे से होते हुए तो हिसाब से अच्छा जी, आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे इस पॉइंट तक? अब जब मैं इस कोडिंग को करके ओके करूंगा तो मेरे डायग्राम से कलर तब्दील हो जाएंगे। अब 132 के पास मेरे पास डार्क ब्लैक है, और जो 11 के भी है वो मेरे पास ये कुछ नीले से रंग की चीज आ रही है एक। नीले से रंग की नहीं है, फिरोजी से रंग की है।
इसी तरह मैंने 4 लोड्स लगाने हैं अपने मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल्स के लिए, राइट? ठीक हो गया जी। अब इन दो बसेस की आपस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? दैट वुड बी डायरेक्टली बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर जो दरमियान में किसी का लगेगा। तो ट्रांसफॉर्मर हम कहां से लेंगे? इसी हमारे एनोटेशंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऊपर बना हुआ आ रहा, हम इसको चूज करेंगे और दोनों एंड से साथ कनेक्ट कर देंगे। अगेन मैंने आपसे पिछली बार भी यही बात की थी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमने 2 पैरामीटर्स बाय द वे डालने हैं। एक हमने उसका रेट ए डालना है और दूसरा हमने उसकी स्पेसिफाइड एक्स डालनी है। अज्यूम मैं ये करता हूं मैंने 40 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया, तो रेट ए उसका हो गया 40 MVA, और उसके बाद एक्स स्पेसिफाइड मैंने उसकी डालनी है। उसके लिए अगेन मैं अपनी उसी एक्सेल शीट में जाऊंगा। जिन लोगों ने पीएसएससी पे थोड़ा सा काम किया है उनको ये चीज रट गई होगी कि 40 MVA का आप 0.3525 लेता है। ठीक हो गया। ये दो वो पैरामीटर्स हैं जो मैंने इंसर्ट करने हैं अपने ट्रांसफार्मर के लिए। और मैं इसको ओके कर दूंगा। सिमिलरली मैं बाकी लोड्स के साथ ट्रांसफार्मर्स अपने लगाऊंगा। अच्छा जी, अब मेरे सिस्टम के अंदर कौन सी चीज रह गई मॉडल करने को? लोड रह गया। सिर्फ लोड रह गया सर। चले सर लोड्स के ऊपर अब जाते हैं। टॉप के अंदर जनरेटर के साथ हमारे पास ये जो एरो लगा हुआ है दिस इज फॉर लोड। अच्छा जी, हम अज्यूम करते हैं
कि इन सारों के ऊपर 15 मेगावाट का आपका लोड लगा हुआ, इसके आगे आप इसका पावर फैक्टर ऑब्वियसली, अच्छा बाय द वे आप पावर फैक्टर वाली भी एक एक्सरसाइज कर लेता, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारा 15 मेगावाट लोड लगा हुआ है एट 90% पावर फैक्टर, इसके वार्स कितने बनेंगे, कोई बताएगा? क्वेश्चन में आपके विंडो के अंदर लिख के देता हूं। मेगावाट एट 0.95 7.26 MVR। अब मैंने चेंज कर दिया, मैंने मजीद बढ़ा दिया पावर फैक्टर, पावर फैक्टर अच्छा 95 0.95 मेगा 5 मेगावाट एम्पियर, हाँ 5 MVR, ठीक है 100 4.9 मेगावाट पर MVR। 48 है सर। 5 MVAR। ठीक है, तो हाँ अब 4 ये मैं आप एक आपको ना मैं एक रूल ऑफ थंब याद करवा देता हूँ। यूजुअली 0.95 रखने के लिए आपने 1/3 करना है, तो ये 1/3 वाला कानून बड़ा गोल्डन है और आपको बड़ा हेल्प करेगा। सर 0.95 पर ऑलमोस्ट 33% और 0.9 पर 48%, यानी 50 के करीब। जी सर बिल्कुल सही। तो इन रेंजेस के दरमियान आपने खेलना है। जब मैं आपको पावर फैक्टर कंपनसेशन कल करवाऊंगा उस वक्त भी ये चीज बड़ा काम आएगी आपके। ठीक है जी, अब हम इसको सिमुलेट करें। आपके सामने पहली दफा ये विंडो चलती हुई आ जाएगी। इसके अंदर आपने फिक्स्ड स्लोप डीकपल्ड न्यूटन राफ्सन सिलेक्ट करना, ठीक है। अगर आपका केस ब्लोन अप हो जाए, जो हम बाद में करेंगे, तो उसको फ्लैट स्टार्ट लेके बाय द वे करते होते हैं या नॉन डाइवर्जेंट सॉल्यूशन के साथ करते होते हैं। अभी आपने सिर्फ यहाँ पे एडजस्ट डीसी टैब्स के ऊपर क्लिक करना है, बाकी सारी चीजें यहाँ अनचेक्ड हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये फास्ट इसकी फोटो ले डिकपल्ड, लें ये डिकपल्ड न्यूटन रैप्सन पे कर रहे हैं ना, फिक्स्ड लो पर। जी, ये व्हाई नॉट फुल फिक्स्ड न्यूटन स्लोप रैप्सन, डीकपल्ड कर रहा है व्हाई नॉट फुल? यार। ये वाला सोल्यूशन तो उसके ऊपर भी हो जाएगा। अब अगेन इसके आपके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके ऊपर हम अलहदा से बात करते हैं कि हम किसी और जगह निकल जाएंगे, वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल एलिमेंट ये वाले आ जाएंगे अगर हम इनके मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर गए तो। लेकिन मेरे ख्याल में जरूरी है आपको, अगर मुझे टाइम मिला तो आखिरी दिन आपको मैं मुख्तलिफ इसकी वो करवा दूंगा कि क्या डिफरेंसेस होते हैं आपके सोल्यूशन अप्रोचेस के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, अब मैंने नीचे जाके देखा, ये मुझे बताएगा। नीचे इसने क्या कहा, रीच टॉलरेंस इन 3 आइट्रेशंस। इसका मतलब मेरा केस तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, आपकी नहीं आवाज यहाँ ही पे नहीं आई। आपको, अच्छा ये कब हुआ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है जी बिल्कुल क्लियर है। ओके।
अच्छा, मैंने आपसे एक चीज प्रॉमिस की थी कि मैंने आपको आज फ्रंटेज इफेक्ट दिखा के रहना। यहाँ पे ये फिनोमिना देखिए, जिस तरह ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ लंबी होनी थी, हमारे पास हमारी वोल्टेज गिरनी चाहिए थी, ऐसे ही है ना? इसको मैं आपको अगर दिखाऊं, ये हमारी 25 किलोमीटर की लाइन थी, यहाँ पे वोल्टेज कितनी आई? 137, ठीक है। उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ गई 50 किलोमीटर्स के ऊपर, हमारी वोल्टेज आ गई 136.9। ये चीज आप देख रहे हैं, लेकिन यहां पे ऐसा क्या हुआ कि लेंथ तो आपकी बढ़ी है लेकिन वोल्टेज भी बढ़ गई है। दिस इज एक्चुअली योर फ्रंटेज इफेक्ट इन अ लॉन्ग लाइन। किसी का इसके ऊपर कोई क्वेश्चन? सर फेरेंटी इफेक्ट नॉर्मली लो लोड पर नहीं आता है, अगर लोड हम बढ़ाएंगे फिर कम नहीं होगा। हाँ, अब इस लोड को कम करके देखते हैं मजीद। बाय द वे मैंने इसलिए लोड कम डाला था, 15 मेगावाट मैंने इसका लोड डाला था। इसको 10 और 3 करके देखता है। सर ये काइंडली रिपीट कर देंगे, ये लाइन की जब लेंथ इंक्रीज होती है तो वोल्टेज आपने बताया था कि इंक्रीज हो रहा है, वो काइंडली दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू। मैं बिल्कुल अभी दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ सर। शुक्रिया। सर ये जरा देखिएगा इस बस के ऊपर, आपको ये जब क्लियर आए मुझे रोक दीजिएगा, मैंने क्योंकि मैं आपको ये चीज फोकस करके दिखाना चाहता हूँ। ईवान आपको नजर आ रहा है सर? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। इसके नीचे आपको एक वोल्टेज नजर आ रही है 138 केवी यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। वो बिल्कुल क्यों नजर आ पहुंच रहा रहा है? है। जनरेटर को ओवर एक्साइटेड किया हुआ, ठीक है। और जनरेटर को बाय द वे मैंने कैसे ओवर एक्साइट किया वो भी आपको बता देता हूँ। इसके नीचे मैंने वी स्केड्यूल 1 की बजाय 1.05 कर दी। ये अपने टर्मिनल्स पे अब 1.05 वोल्टेज जनरेट किलो पर यूनिट वोल्टेज जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमें बाय द वे पिछले मॉड्यूल में अफजल साहब ने बताया था। ठीक हो गया सर? तो यहाँ पे 138 है। इट वाज अ 50 किलोमीटर्स लाइन, सॉरी 25 किलोमीटर्स लाइन। अब हमने इसी लाइन की लेंथ कर दी 50 और 50 हमारे पास वोल्टेज आ रही 137, यानी कि आप लेंथ बढ़ने से। ठीक हो गया? लेकिन you will always encounter such a point in your calculations जहां पे सर ये प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए केरसन साहब। افور صاحب راغلی غول څنګه یار نه ټرمینل پورت سره شای صدا څنګه اپروف کوي ما ولې موږ خار شي ګورو دا مې کتل نه دی بس ترګم پټی کړی ور باندې پړې مې دی نو بس وګورئ تاسو जी। तो सर हम जब तीसरी लाइन पे पहुंचे, दिस वाज अ लॉन्ग लाइन, इसकी हमने लेंथ रखी हुई थी 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर के ऊपर मेरे पास वोल्टेज कितनी आ रही है? 138, यानी वोल्टेज लाइन की लेंथ लंबी होने के बावजूद बढ़ गई है। एंड व्हाई इज दैट? दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रंटेज इफेक्ट ऑन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन।
ठीक हो गया सर? जी ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। दिस वाज द होल आइडिया कि आपको अक्सर ऐसे पॉइंट्स एनकाउंटर होंगे अपने सिमुलेशन के अंदर जहां पे लंबी लाइन लगाने के साथ और लाइटली लोडेड लाइन लगाने के साथ आपकी फार एंड की वोल्टेज बढ़ जाएगी। ठीक है सर? तो आज का जो चीजें मैंने कवर करानी थी, अब आपको पता चल गया आपने लोड किस तरह मॉडल करने हैं, आपने अपने ट्रांसफार्मर किस तरह मॉडल करने हैं, आपने ग्रिड स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन कैसे मॉडल करनी है। किसी का इसके ऊपर कोई सवाल? क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज रह गई, अगर मैंने अपना पावर फैक्टर इंप्रूव करना हो, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर लगाना रह गया, इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। तो हम इसका पावर फैक्टर खराब करते हैं, हम इसको कर देते हैं कि इसका लोड भी 10 मेगावाट था और इसके ऊपर हमारा क्या कहते हैं जो वॉर्स थे वो भी 10 मेगावाट थे, मेगा वॉर्स थे। ठीक हो गया? तो इसका तो पावर फैक्टर शदीद खराब हो गया। अब कोई भाई मुझे हेल्प करके इसका पावर फैक्टर निकाल के देगा कि कितना? पॉइंट 7 निकलेगा पावर फैक्टर। ठीक है, तो अब इसको इंप्रूव करने के लिए हमें किस साइज का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा? हमने कैपेसिटर साइजिंग करनी है। हाउ कैन वी गो अबाउट इट? उसका जो फार्मूला है Q, मतलब Q इज इक्वल टू P 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा 2 या 10 थीटा 2 माइनस 10 थीटा 1। जितना हमने इम्प्रूव जी करना है उसी हिसाब से केवीआर हम लगाएंगे। जी, अब आप मुझे दोबारा ये फार्मूला रिपीट कीजिएगा ताकि सारों के लिए हम इसको एक जगह पे एक शीट के ऊपर लिख लें। Q इज इक्वल टू P P हमारे पास थी यहाँ पे इस केस में पावर 10, 10। नहीं बल्कि देखिए अब यहाँ पे एक और चीज आएगी, चले हम P के साथ निकाल लेते हैं 10 इंटू 10 थीटा 2 माइनस 10 थीटा 1 ब्रैकेट में है। थीटा 1 हमारे पास था, अच्छा, और ये है भी रेडियंस के अंदर। एक सेकेंड, इसका हमें कॉस इनवर्स निकालना। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर। ओके, अभी शेयर कर देता। मैं ये एक्सेल के अंदर काम करना चाह रहा था। थीटा 2 मेरा करेक्टेड होगा, कितना आ रहा था? 0.7 0.7 सर। आपने पहले इसको 0.7 रखेंगे फिर दूसरा रखेंगे।
यार एसेंशियली आपका वो है ना tan, वो बाहर निकाल देगा नेगेटिव साइन। ये जब आपको इसका यहाँ पे आंसर आएगा, इसने आपको, एक सेकेंड, आपको रेडियन में नहीं देगा, ये तो आप डिग्रीज में डाल रहे हैं सर। मैंने 10 दोनों के इसीलिए साथ लगेगा, सेपरेटली लगेगा 10 दोनों के साथ। मैंने दोनों के एंगुलर डिफरेंस का निकाला था। चलें इसको ऐसे करके देखते हैं। tan दोनों के साथ लग रहा है यार। दोनों के साथ लगेगा सर। मैंने, आप अपना आंसर निकाल के बताएं कितने निकल रहा है आपका। इट्स नॉट अ लीनियर फंक्शन, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ये, वेरी राइट सर। तो आपने इसके अंदर आप 7 एमवार्स को कम करना है, इसको 0.595 लेके आने के लिए, ठीक है। अच्छा जुनेद भाई, अब आपसे एक क्वेश्चन है, आपके पास कैपेसिटर किस साइज के आते हैं? 26 MVA के ट्रांसफार्मर के साथ हम लगाते हैं आमतौर पे 7.2 के, और 40 MVA के साथ हम लगाते हैं 9.6 के। असल में ये इनके बैंक्स बना लेते हैं ना, हम इस तरह हम इंस्टॉल करवाते हैं। और मिनिमम बैंक की साइज कितनी होती है? 2.4 है। 1.2 के मल्टीपल्स के 2 करके 2.4 बन जाता है आपका, ठीक है ना। तो 1.2 के मल्टीपल्स के साथ वो चलता रहेगा। जी ऐसे ही है, ऐसे। जुनेद भाई जरा रिपीट कर देंगे। 1.2 MVAR का मल्टीपल आपका चल रहा होता है, और यूजुअली जो 40 का ट्रांसफार्मर है उसके साथ हम 9.6 MVAR का लगाते हैं। जितना भी अगर हम 40 का ट्रांसफार्मर कोई नया कहीं एडिशन कर रहे हैं या ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 26 वाला जो है उसके साथ हम लगा लेते हैं अपना 7.2 का, ठीक है। और 10-13 का जो ट्रांसफार्मर हो 10-13 के साथ कौन सा लगाते हैं? 4.8 का लगाते हैं 10-13 के साथ आमतौर पर। लेकिन ये है कि वो गर्मियों में जब जरूरत होती है ना, अगर आपका जब पावर फैक्टर ज्यादा लो होता है तो उस वक्त आप इनको स्विच इन कर लेते हैं। हमने स्विचिंग के भी इसके अरेंजमेंट रखे हुए हैं इस तरह से कि ये 1.2 के मल्टीपल के साथ इन होते हैं सर्किट में। अच्छा सर, अब बात ये यहीं पे आ गई कि ख्याल कीजिएगा जब भी कैपेसिटर लगाएं, बनाते साथ नहीं लगा देना, जहाँ पे जरूरत हो वहां पे लगाना, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, कैपेसिटर आपके हमेशा 1.2 के मल्टीपल्स में लगेंगे। तो यहाँ पे मुझे कंपनसेशन करवानी है 6.9 के फैक्टर के साथ 0.9 मेंटेन करने के लिए। तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं 6 कैपेसिटर्स लगाऊं 1.2 के बैंक की फॉर्म में, जो कि एक ज्यादा प्लॉजिबल सिचुएशन है जो फील्ड में मुझे नजर भी आता है। तो होगा क्या, 7.2 की मुझे कंपनसेशन करना है। वेरी सिंपल, मैं फिक्स शंट को यहाँ पे 7.2 एमवार्स का लगा के ओके कर दूंगा। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है ये सॉफ्टवेयर का। ओके सॉरी। आवाज नहीं आ रही, ये क्योंकि बोल मैम नहीं मैं रहे कुछ शायद। बोल, अच्छा अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि अब हमने 7.2 का कैपेसिटर बैंक लगाना है, राइट। कैसे लगाएंगे? टॉप के ऊपर मेरे पास फिक्स शंट लिखा हुआ आ रहा, फिक्स शंट को मैं क्लिक करूंगा और यहां जाके मैं अपना कैपेसिटर की नीचे बता दूंगा कितने वार्स इससे जनरेट करने हैं। कितने की करवाए थे हमने? 7.2 एम वार्स। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए
हमारा 1.3 वाले बैंड के अंदर आ गया ये। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे अपना पावर फैक्टर इंप्रूव कर लिया। अब लिटरली इनके अलावा आपको अपने पीएसएससी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एंड से कोई पांचवी चीज मॉडल नहीं करनी। यही 4 चीजें हैं जिनकी कॉम्बिनेशन आपके पास बार बार दोबारा से आएगी। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट योर एक्सपर्टीज इन। इससे ज्यादा एक चीज की आपको जरूरत नहीं है। सर माशाल्लाह आपने बड़े बेहतरीन तरीके से समराइज किया है इन सारे प्रोसेस को। यार आज मेरी जिंदगी में पहली दफा किसी चीज को ट्रेन करवाने की, तो थोड़ा सा मुझे वो भी दो। काफी चीजें मुझे समझ भी आई हैं कि अगली दफा क्या चीजें नहीं करनी। इसलिए मैं चाह रहा था कि आपके एक्सप्रेशंस मुझे नजर आते रहे। जबरदस्त माशाल्लाह एतजाज साहब, बहुत मजा आया जनाब। मैं को 10-11 साल के बाद जो है ना वो पीएसएससी देखा, मैं तो उसकी शक्ल ही भूल गई थी। तो माशाल्लाह बड़ा मजा आया जनाब, काफी चीजें जो है ना वो रिवाइज हो गई हैं, रिव्यू हो गई हैं। नहीं इंशाल्लाह कल की जो आपके लिए एग्जांपल्स बनाई हुई हैं उसके साथ आपको चीजें यही होगी, इन्हीं की कोई ना कोई कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन चेंज होगी और इंशाल्लाह उसके अंदर से हम मजीद चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता लर्न करेंगे। आज मैंने आपको एक चीज नहीं सिखाई, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करवाते होता है, जी जी लिमिट ठीक चेक है। क्या होती है, आपके लॉसेस कैसे निकालने हैं, लोड कैसे निकालना है पूरे नेटवर्क का। दैट इज समथिंग विच इज वी विल डू टुमारो। आज मैंने आपको सिर्फ मकसूद ये था कि आपको सिर्फ मॉडलिंग करना आ जाए चीजों की। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप इन 3 दिनों में चलेंगे। ठीक हो गया सर? इंशाल्लाह सर। एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। जी सर। सर ये जो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स है, ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स और कैपेसिटर के पैरामीटर्स, ये जो एक्सेल शीट आपके पास बनी हुई है, काइंडली अगर आप हमारे साथ ऐड कर दें, शेयर कर यार दें। ये मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप ये कन्वर्सेशन ना छोड़ें। मैं ये फाइल भेज रहा हूँ जी इसको, सर। और उसके बाद ये छोड़िएगा। सर एक पूरी कंपनी लेवल पर जो मिरात का ग्रुप बना हुआ है उसमें हम केस्को वाले ऐड नहीं है। पहले भी रिक्वेस्ट किया तो उमर साहब से कि हमें ऐड कर दे, हमें अपडेट्स नहीं मिलते हैं कि क्या डिस्कशन हो रही है, नए फर्दर क्या स्केड्यूल है, उसमें अगर काइंडली आप हमें ऐड कर दें। जी सॉरी, मेरा इंटरनेट कट गया था। इज्जाज साहब सर आपसे एक रिक्वेस्ट भी थी सर। जी जनाब। सर जो ग्रुप बना हुआ है जो मिरात के मतलब सारे पार्टिसिपेंट उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 8 है, हम केस्को वाले इसमें ऐड नहीं है तो हमें अपडेट्स वगैरह नहीं मिल रहे। हम बिल्कुल बेखबर होते हैं। अगर उसमें हम ऐड कर दें, उमर साहब से रिक्वेस्ट भी की थी, नंबर भी दिए थे। आपका नंबर इंशाल्लाह होगा सर। अगर आप मेरा नंबर है आपके पास तो मुझे काइंडली मुझे एक मैसेज कर दीजिए, मैं आपको हर ग्रुप में शामिल कर दूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं ये फाइल सेव एज करके आपको भेज रहा हूँ, ये डाउनलोड करके जाइएगा आज। और दूसरा शिकवा येस्को वालों से, सेशन के दरमियान चौथी दफा मेरी लाइट जा रही है यार। कोई लोड शेडिंग स्केड्यूल्ड नहीं थी, आपकी लाइट 9 से 2 बजे तक जानी चाहिए थी। सर इन्होंने ओवर प्लानिंग कर दी है सर, डिमांड इन्होंने सही एडजस्ट नहीं किया है पीएमएस में, जिसकी वजह से वो डिमांड अचानक बढ़ गया इनका। ऐसे ही है, कुछ तो किया है इन्होंने। अच्छा अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा अटैच करने वाला चीजें।
अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ कि जितने जितने ग्रुप्स हैं मैं सारों के अंदर इस चीज को भेज देता हूँ, और शेर हसन साहब आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको भी उसके ऊपर आ जाती है। जी सर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सोए बोले खा पे لك غالي ناستي اللي جوا ما عندي ما عندي आवाज ही क्या आवाज ना रही। हाँ हेलो, आवाज दर्जी। لك خفا فناستي بس شيرسان سيبتا بدر جولي خبا يا ميان. बोले मिराट हुआ देखा सिंगा ना मिराट ने मदे मिराट किया भाभी कह रही थी भाभी बहुत साउंड तकड़ी पोई ठोका अलग आप बिदाम दी चीज गिड़ी करना बिया हाँ आप बिदाम दी चीज गिड़ी करना कम शे आप बिदाम कम बिदाम बादाम ना आगा आगा बचेंज को आगे तो टाइम स्टे बादाम उस वकार न वर्जी next week training está kana stay next week